वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी सीएसई। हम कवर कर रहे थे पेपर 1 चैप्टर नंबर 8 रिलीजन एंड सोसाइटी। और उसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था रिलीजियस रिवाइवलिज्म। हम लोगों ने उसको स्टडी किया विद रिस्पेक्ट टू सेकुलराइजेशन। लास्ट में हम कंक्लूड किए थे कि मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन और सेकुलराइजेशन को एग्जिस्ट करते हैं। आज हम कवर करने वाले हैं फंडामेंटलिज्म। जैसे कि आपको पता है मॉडर्न सोसाइटी में, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं रिलीजन एंड मॉडर्न सोसाइटी में ही पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न सोसाइटी में क्योंकि रिलीजन रिवाइव कर रहा है, साथ में सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस भी साथ में चल रही है, तो आपको समझ में आ रहा है कि रिलीजन को चेंज करने वाली प्रक्रिया भी साथ साथ में चल रही है। तो मैंने आपको कल बताया रिलीजन की कुछ कोर वैल्यूज होती हैं और कुछ पेरिफेरल वैल्यूज होती हैं साइड में, जो होती हैं रिलीजन के, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती रिलीजन के लिए। अब क्योंकि रिलीजन इस मॉडर्न सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है, कल हम कंक्लूड कर चुके थे रिलीजियस रिवाइवलिज्म में, तो और सेकुलराइजेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्योंकि सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस चल रही है, तो सेकुलराइजेशन करेगा क्या, इस रिलीजन को कुछ चेंज करने की कोशिश करेगा। जब सेकुलराइजेशन हिट इसकी पेरिफेरल वैल्यूज पे करेगा, तो रिलीजन अपने आप को या तो रिफॉर्म कर जाएगा या साइलेंट हो जाएगा, मीन्स रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही सेकुलराइजेशन इसकी कोर वैल्यू को हिट करेगा, मॉडर्नाइजेशन इसकी कोर वैल्यू को हिट करेगा, अर्बनाइजेशन इसकी कोर वैल्यूज को हिट करेगा, तो फिर आप समझ जाइए कि रिलीजन बाउंस बैक करेगा। ये मैंने कल भी आपको बात बताई थी। तो इसी वजह से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को साथ में पढ़ा जाता है रिलीजियस रिवाइवलिज्म एंड सेकुलराइजेशन के साथ, क्योंकि दोनों प्रोसेस साथ में चल रही हैं। रिलीजन के साथ रिलीजन को चेंज करने की भी कहानी साथ में चल रही है, और जब रिलीजन को चेंज करने के लिए कोई बोलेगा तो रिलीजन खुद में बाउंस बैक करेगा विद कोर वैल्यूज। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, इट इज अ रिलेटिवली न्यू फिनोमेना एंड इमर्ज्ड इन बैकग्राउंड ऑफ threat of modernity, globalization of traditions, सेकुलराइजेशन एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट। अब समझिए, ये न्यू फिनोमेना है रिलेटिवली। इसका टाइम पीरियड क्या है? अराउंड 1915। तो रिलेटिवली न्यू फिनोमेना मींस जैसे मॉडर्नाइजेशन ऐसा प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था ऑनवर्ड्स रिनेसा। अगर यूरोपियन सोसाइटी की बात करें, ऑनवर्ड्स रिनेसा, अगर उस कंटेक्स्ट में देखेंगे आप, तो ये फिर आपको नई प्रोसेस समझ में आएगी। क्या? रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। तो एक डाउट आपके माइंड में आना चाहिए कि 1915 ऑनवर्ड्स ही क्यों? इसको आंसर करने से पहले पहले समझते हैं कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म क्यों दिख रहा है। क्योंकि रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है, कल हम कंक्लूड कर चुके हैं, साथ में मॉडर्निटी एग्जिस्ट कर रही है। मॉडर्निटी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मीन्स क्या है कि साइंस का इन्फ्लुएंस सोसाइटी पर है, मीन्स साइंस भी एग्जिस्ट कर रही है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस को बदलने की बात हो रही है। अगर ट्रेडिशंस का आप ग्लोबलाइजेशन कर देंगे, तो आप ये समझिए एक के ट्रेडिशन दूसरे पे सुपर इम्पोज कराने की बात हो रही है, मीन्स, या फिर अमेरिकनाइजेशन ऑफ ट्रेडिशंस की बात हो रही है। तो ट्रेडिशंस को चेंज करने की बात हो रही है। सेकुलराइजेशन प्लस क्या चल रहा है साथ में इस सोसाइटी में? सेकुलराइजेशन भी चल रहा है, मीन्स रिलीजन को पब्लिक स्पेयर से रिसीड करने की भी बात चल रही है, और साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात चल ही रही है। तो रिलीजन को हर तरफ से अटैक किया जा रहा है। देखिए, फंडामेंटलिज्म इज रिलेटिवली अ न्यू फिनोमिनन विजावी सेकुलराइजेशन। अब देखिए, आपको सेकुलराइजेशन इन यूरोपियन सोसाइटी कब देखने को मिल रहा है? इसका टाइम पीरियड क्या था? आप समझिए, यूरोपियन सोसाइटी में सेकुलराइजेशन स्टार्ट हुआ था ऑनवर्ड्स रिनेसा, मैंने आपको पहले भी बताया। मीन्स अगर सेकुलराइजेशन की बात करें तो वो 14th सेंचुरी के आसपास देखने को स्टार्ट हो जाता है, जबकि फंडामेंटलिज्म इन यूरोपियन सोसाइटी ये दिख रहा है 1915 के आसपास। कहाँ पर? 1915 के आसपास। अब बताइए, सेकुलराइजेशन से फंडामेंटलिज्म में इतना गैप क्यों? आप क्या इसके पीछे कहानी सोच रहे होंगे? अब देखिए, रिलीजन को रिफॉर्म करने की जो बात है वो 14th सेंचुरी से स्टार्ट हुई, रिलीजन को हिट किया सेकुलराइजेशन प्रोसेस ने। लेकिन 1900 आते आते जो हिट हुआ, वो ज्यादातर वैल्यूज कौन सी हिट हुई होंगी? पेरिफेरल वैल्यूज। तो इनको हिट करने में रिलीजन को फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन 1900 आते आते अब सेकुलराइजेशन ऐसा प्रोसेस आपकी कोर वैल्यूज हिट करने लगा होगा, इसीलिए रिलीजन ने कहा अब नहीं सहना, अब हम भी बाउंस बैक करेंगे। अब बाउंस बैक इन्होंने कैसे किया देखते हैं।
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इंडियन सोसाइटी में सेकुलराइजेशन का टाइम पीरियड क्या है। सेकुलराइजेशन इन इंडिया, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आंसर्स का थोड़ी देर में दे रहा हूँ। फंडामेंटलिज्म स्टार्टेड इन द अर्ली 1900s as a movement to protect traditional Christian beliefs and oppose modern or liberal interpretation of religion। तो 1900 के दौरान ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बिलीफ को बचाने के लिए और जो सेकुलराइजेशन की वजह से लिबरल इंटरप्रिटेशन हो रहा था क्रिश्चियन रिलीजन का, इस वजह से फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी आई। तो फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी में कहते क्या है, गो बैक टू फंडामेंटल्स, फंडामेंटल पे चलिए, जो कोर बिलीफ है रिलीजन का उसको ही फॉलो करिए, रिलीजन में चेंज एक्सेप्ट मत करिए, रिलीजन को चेंज करने में कोई फायदा नहीं है। गॉड ने जैसा कहा है, सुप्रीम पावरफुल ने जैसा कहा है वैसा ही रिलीजन रहे, ना कि साइंस जैसी कह रही है वैसा रिलीजन रहे, ना कि कोई एक पादरी कह रहा है वैसा रहे, जैसा गॉड ने कहा है। तो इसलिए गॉड का इंटरप्रिटेशन जरूरी है इसमें। तो सेकुलराइजेशन इन इंडिया कब हुआ था, आफ्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स ही आए तब उन्होंने स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया इंडिया में, नहीं तो पहले तो सभी चीजें रिलीजन से ही गाइड हो रही थी। अब देखिए द टर्म बिकेम पॉपुलर, टर्म लेकिन ये पॉपुलर कब हुआ, फंडामेंटलिज्म, आफ्टर ए सेट ऑफ बुक्स कॉल्ड द फंडामेंटल्स। तो 1910 और 15 के बीच एक सेट ऑफ बुक पब्लिश हुई और वो फंडामेंटलिज्म पर फोकस कर रही थी। मींस यही बात ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बिलीफ को रिटेन करने की बात थी, इसीलिए इसको कहा गया फंडामेंटलिज्म। मींस लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए, मॉडर्न आइडिया क्रिश्चियनिटी में नहीं चाहिए, बहुत हुआ सेकुलराइजेशन। दोज हु बिलीव फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ रिलीजन आर टू बी फॉलोड अनअपोज्ड आर कॉल्ड फंडामेंटलिस्ट। तो फंडामेंटल बिलीफ का मीनिंग क्या है, वही बेसिक टीनेंट्स जिनसे धर्म बना हुआ, बेसिक टीनेंट्स मींस ये वाला टीनेंट्स, कोर वैल्यूज कहिए, फंडामेंटल वैल्यूज कहिए या बेसिक टीनेट्स कहिए, एक ही बात है। और इनको अनअपोज्ड फॉलो करिए, मींस कोई इसमें चेंज नहीं। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म रिफर्स टू रीअफर्मिंग और असर्टिंग द की थियोलॉजिकल टीनेट्स ऑफ वंस रिलीजन। जैसा मेरे धर्म में मेरे धर्म के बारे में लिखा है बस वही फॉलो होगा, ना कि रिलीजन जैसा मेरे धर्म के बारे में कह रहा है वैसा। अब देखिए कुछ फंडामेंटलिस्ट के नाम देखते हैं, भिंडरा वाले इंडिया के केस में, या तालिबान लीडर्स जो हैं वो भी फंडामेंटलिस्ट लीडर्स होते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपने रिलीजन को जैसा टेक्स्ट में लिखा है वैसा ही देखना चाहते हैं। ये नहीं देखना चाहते कैसे मॉडर्न वर्ल्ड कह रहा है, कैसे ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है रिलीजन पे, ये सब चीजें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मींस रिलीजन में रिफॉर्म चाहते ही नहीं है। रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट कंसीडर दैट स्क्रिप्चर्स आर फ्लॉलेस, और वो भी स्क्रिप्चर्स कौन से, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, मींस इनके धर्म की किताबों में कोई गलत चीज ये मानते ही नहीं है। ये बोले जो भी सुप्रीम पावरफुल ने लिख दिया वही सही है, उसमें कोई चेंज नहीं चाहिए, कोई इंटरप्रिटेशन भी नहीं चाहिए। एंड आर फाइनल वर्ड्स ऑफ गॉड, तो फाइनल यही हो गए, मीन्स कोई चेंज चाहिए नहीं भविष्य में भी। द स्क्रिप्चर्स आर रिगार्डेड एज डिवाइन रिविलेशन, तो ये तो भगवान ने कहा है तो इसमें क्या चेंज होगा। एंड देयरफॉर बियॉन्ड डिबेट क्वेश्चनिंग और इवन इंटरप्रिटेशन, तो ये जो सेकुलराइजेशन आप लगा रहे हैं ना रिलीजन पे, अब नहीं चलेगा, क्योंकि हम तो अब अपने बेसिक टीनेट्स पे वापस जाएंगे। फंडामेंटलिस्ट इंसिस्ट दैट द ट्रुथ एज रिवील्ड इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ देयर रिलीजन इज द ओनली वन, तो ये दूसरा इंटरप्रिटेशन भी नहीं मानना चाहते, ओनली वन, जैसा एक लिख दिया और जैसा हमें एक समझ में आ रहा बस वो। फंडामेंटलिस्ट आर अगेंस्ट एनी इंटरप्रिटेशन, तो कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन चाहिए ही नहीं। डिबेट और डिस्कशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ होली स्क्रिप्चर्स, तो आप मेरे होली स्क्रिप्चर्स पर चर्चा ना ही करें। दे आर ऑफन रिगार्डेड एज इंटॉलरेंट ऑफ अपोजिंग ओपिनियंस, तो आप बताइए ये अपोजिंग ओपिनियंस दे कौन रहा होगा उस समय, उस समय ये अपोजिंग ओपिनियंस आ रहे होंगे साइंटिस्ट के द्वारा, मॉडर्निस्ट के द्वारा, और फंडामेंटलिस्ट ये कह रहा था आप शांत हो जाइए, रिलीजन जैसा मेरे धार्मिक किताबों में लिखा है वैसा ही रहेगा, ना कि आपके सोशल चेंज के द्वारा, ना ही आपके इंटरप्रिटेशन के द्वारा मेरा रिलीजन चलेगा। रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट इंसिस्ट ऑन कंप्लीट एडहेरेंस टू स्क्रिप्चर्स, तो ये कंप्लीट, ये देखिए एडजेक्टिव, कंप्लीट फॉलो करना है रिलीजन के बेसिक टीनेट्स को। एंड टिपिकली डिफेंड देयर रिलीजन, एक तो फॉलो करना है और दूसरा कोई इसको अपोज करने आए तो उसका भरपूर विरोध करना है।
एंड देयर स्क्रिप्चर्स अगेंस्ट द टीचिंग्स ऑफ अदर रिलीजन, और दूसरा रिलीजन इसके बारे में कुछ कहे तो उससे भी आपको डिफेंड करना है। अगेंस्ट साइंटिफिक क्रिटिसिज्म, तो आपको दूसरा रिलीजन भी बदल ना पाए और साइंस भी ना बदल पाए। एज वेल एज अगेंस्ट लिबरल सेक्शंस फ्रॉम देयर ऑन रिलीजियस कम्युनिटीज, इवन खुद की रिलीजियस कम्युनिटी में कोई अगर लिबरल बंदा बैठा हुआ है और वो इस टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट करके लागू करना चाह रहा है तो वो भी अलाउ नहीं है। जैसा इंटरप्रिटेशन गॉड ने कर दिया बस वही एक सिंगल इंटरप्रिटेशन लगेगा। फंडामेंटलिस्ट कंसीडर्स रिलीजन टू बी ऑल इनकम्पासिंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड नॉट कन्फाइंड टू एनी वन नैरो स्फीयर ऑफ सोशल लाइफ। तो अब देखिए, रिलीजन का काम बस रिलीजियस स्फीयर में ना हो, फंडामेंटलिस्ट इस बात को अपोज करते हैं। मींस ये स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं इसका भी अपोज करते हैं। फंडामेंटलिस्ट टिपिकली थ्राइव टू सेट अप अ थियोक्रेटिक स्टेट। अगर ये स्टेट बनाना भी चाहते हैं तो ये डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं बनाना चाहते, जैसा जनता चाहे वैसा नहीं, ये जैसा इनका रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, जैसा इसका रिलीजन चाहे वैसा ही स्टेट बनेगा। तो थियोक्रेटिक स्टेट आपको कहाँ देखने को मिला? ईरान में तालिबान के रूल में दिखा। ये सब थियोक्रेटिक स्टेट के एग्जाम्पल थे। एंड टू कंट्रोल ऑल स्ट्रेंड्स ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। देखिए ऑल ये कीवर्ड, तो आपके जो भी सोशल लाइफ है वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के आधार पर चलेगा। यहाँ पर स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा। मीन्स एजुकेशन सिस्टम में भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का बोलबाला होगा, सोशल लाइफ में, इवन फैमिली में आप कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे चलेंगे, कैसे बोलेंगे, कौन सी लैंग्वेज बोलेंगे, वो सब डिसाइड करेगा कौन? आपका रिलीजियस स्क्रिप्चर। आपका स्टेट कैसा होगा ये भी आपके रिलीजियस स्क्रिप्चर में जैसा लिखा है वैसा ही आपका स्टेट होगा। इवन आपकी मैरिज, आपकी फैमिली, प्राइवेट अफेयर्स, ये सब रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के आधार पर चलेंगे। अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडन्स, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट सीक टू रिटर्न टू द फंडामेंटल्स। तो ये फंडामेंटल्स पर जाना चाहते हैं, मींस कोर वैल्यूज पर ही जाना चाहते हैं। कंसीडर देयर ओन व्यू पॉइंट एज द ओनली करेक्ट वन एंड जस्टिफाई देयर व्यू पॉइंट बाय रेफरिंग टू द स्क्रिप्चर्स एंड अवॉइड कॉन्टैक्ट विद दोज हु होल्ड अदर व्यूज। तो वो उनसे कोई कॉन्टैक्ट रखेंगे नहीं जो अदर व्यूज रखते हैं, जैसे साइंटिस्ट, वो रिलीजन के बारे में जो भी व्यू रखें हमें फर्क नहीं पड़ता। अदर रिलीजन के जो भी लोग हैं उनसे भी इन्हें कॉन्टैक्ट नहीं रखना, वो हमारे रिलीजन के बारे में कुछ भी ना बोलें। और दूसरा, सेम रिलीजन के भी अगर कोई लिबरल बंदा बैठा हुआ है जो इसको री इंटरप्रेट करना चाह रहा है उससे भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते। लिबरल्स हैव ओपन व्यू ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो फंडामेंटलिस्ट का जो अपोजिट है वो क्या है? लिबरल आइडियोलॉजी ऑफ स्क्रिप्चर। दे से व्हेन इट वाज रिटन द सोसाइटी वाज टोटली डिफरेंट। तो लिबरल व्यू ये है कि जब रिलीजियस स्क्रिप्चर लिखा गया होगा तब सोसाइटी अलग होगी, लेकिन आज सोसाइटी इवॉल्व कर गई है। तो जो लिबरल थॉट वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को भी सोसाइटी जैसे इवॉल्व हुई उन्हें भी चेंज होना चाहिए। आज की सोसाइटी के आधार पर ही आज के रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होने चाहिए। एंड वी शुड नॉट गो बाय लिटरल वर्ड्स। तो जैसा उनके वर्ड में लिखा है वैसे नहीं जाना चाहिए, उसको इंटरप्रेट करना चाहिए, कंटेक्चुअलाइज करना चाहिए आज की सोसाइटी के रिस्पेक्ट में। रादर अंडरस्टैंड इट्स एसेंस। तो हमें एसेंस पर जाना चाहिए, लिटरल वर्ड को वर्ड बाय वर्ड नहीं देखना चाहिए। आल्दो फंडामेंटलिस्ट क्या कहते हैं? फंडामेंटलिस्ट आर्ग्यू दैट नो वन, चाहे आप लिबरल हो आपको भी नहीं, साइंटिफिक थॉट वाला बंदा उसको भी नहीं, हैज राइट टू इंटरप्रेट गॉड्स ऑन वर्ड। तो आप तो छोटे से व्यक्ति हैं, वो सुप्रीम पावरफुल गॉड के वर्ड हैं, आप उसको कैसे री इंटरप्रेट कर सकते हैं? ये बोला है फंडामेंटलिस्ट। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म टेक मैनी फॉर्म्स ग्लोबली। तो अब ये फॉर्म की बात आ गई, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड इंडियाज आर्य समाज मूवमेंट। तो आर्य समाज मूवमेंट क्या था? गो बैक टू वेदास। तो वेद पर लौटें, मीन्स और क्या कहते थे? चलिए वेद पर लौटने की तो बात समझ में आ रही है। वेदास आर इनफॉलिबल, ये गलत नहीं होते हैं और सब चीजें गलत हैं, बस वेद ही सही है। यहाँ पर ये हो जाते हैं क्या? रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट थॉट वाले। एम्फेसाइजिंग वैदिक रिटर्न, द वायलेंट कैलिफेट सीकिंग ISIS मूवमेंट। तो ISIS मूवमेंट भी आपको एक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट समझ में आएगा, क्योंकि ये भी सरिया के आधार पर कानून चलाना चाहते थे। ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन, तो ये भी सरिया पे बेस्ड है। इस्टेब्लिशिंग रिलीजियस रूल, सिख फंडामेंटलिज्म बाई जनरल सिंह भिंडरावाले। अपहोल्डिंग स्ट्रिक्ट खालसा टेनेट्स एंड बुद्धिस्ट फंडामेंटलिज्म इन म्यांमार। तो आप देखिए, चाहे हिंदू हो इसमें भी फंडामेंटलिस्ट दिख जाते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो इसमें भी फंडामेंटलिस्ट दिख जाते हैं, सिख में भी दिख जाते हैं, इवन बुद्धिस्ट में भी फंडामेंटलिस्ट दिख जाते हैं।
These cases highlight fundamentalism, varied goals and impacts across different faiths and contexts. तो हर जगह दिखेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए फंडामेंटलिज्म अक्रॉस ऑल रिलीजन। एक धर्म की कहानी नहीं है, ये हर जगह देखने को मिलेगा। फंडामेंटलिज्म इमर्ज व्हेन देयर इज ड्रास्टिक सोशल चेंज। तो फंडामेंटलिज्म आइडियोलॉजी तभी आएगी जब ड्रास्टिक सोशल चेंज हो रहा होगा। अब ड्रास्टिक सोशल चेंज कब है? जैसे कोई रिवॉल्यूशन आए, जैसे आपने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो एक ड्रास्टिक सोशल चेंज है। उस समय रूलर होता नहीं है, एकोनॉमिक सिचुएशन होती है, उस समय ये थियोलॉजिस्ट ही आ जाते हैं और लोगों को यूनाइट करते हैं इन द सोसाइटी। दैट इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी, लोगों की आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। रूटलेसनेस, लोग सोसाइटी से कट जाते हैं, इवन उनकी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। इस सोसाइटी में जहाँ पर लॉस ऑफ आइडेंटिटी है, लोगों के पास कोई आइडेंटिटी ही नहीं रह गई, रूल ही लोगों का चेंज हो गया, रूलर चेंज हो गया। रूटलेसनेस, लोग अपनी सोसाइटी से भगा दिए गए। ऐसे समय फंडामेंटलिज्म प्रॉमिस सर्टिट्यूड एंड रेस्टिट्यूशन। जब आप बिल्कुल परेशान हो, उस समय कोई बंदा आए और आपको सर्टेनिटी दे, किसकी? गोल्डन पास्ट की। वो बताए उस पास्ट में चलेंगे जब हम बहुत शक्तिशाली होते थे। तो ये फंडामेंटलिस्ट लीडर्स हम लोगों को क्या ऑफर करते हैं? ये सर्टिट्यूड ऑफर करते हैं। और रेस्टिट्यूशन मीन्स गोल्डन पास्ट का सर्टेनिटी। और किस समय? ड्रास्टिक सोशल चेंज के समय। और हम लोगों की स्थिति तब क्या होती है? हम लोगों की लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड रूटलेसनेस वाली कहानी होती है। तो इन सब स्थितियों पर एक फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। फंडामेंटल आइडियोलॉजी अपोजेस रीजनिंग। तो रीजनिंग तो इन्हें पसंद नहीं। रेशनलिज्म, ये भी नहीं पसंद। ह्यूमनिज्म, ह्यूमन की बातें भी नहीं पसंद। और सेकुलरिज्म, तो सेकुलरिज्म तो हो गई नहीं। अब कहेंगे आप ह्यूमनिज्म क्यों नहीं? क्योंकि ये जो बात कर रहे हैं ये गॉड की ही करते हैं। ह्यूमन गॉड के आगे बहुत ही छोटा है, तो ह्यूमन की बात करेंगे ही क्यों? तो ह्यूमनिज्म पे अगर फोकस करने लगेंगे तो फिर ह्यूमन पावरफुल दिखने लगेगा, और वो उन्हें नहीं चाहिए। क्योंकि इनकी कोर बिलीफ में, रिलीजन के कोर बिलीफ में यहाँ पर कौन पावरफुल लिखा हुआ है? गॉड, ना कि ह्यूमन। तो इसलिए क्योंकि इन्हें फंडामेंटल बिलीफ पर ही जाना है या कोर बिलीफ पर ही जाना है, और उसमें लिखा है पावरफुल क्या है? गॉड। और उसमें क्या लिखा है? पावरलेस है कौन? ह्यूमन। पावरलेस है ह्यूमन। लेकिन ह्यूमनिज्म के थॉट में ये जस्ट उल्टा हो जाता है, या कहें बस पावरफुल दिखाया जाता है कौन? ह्यूमन। इसलिए फंडामेंटलिस्ट ह्यूमनिज्म का भी विरोध करते हैं। टी.एन. मदन स्टडी ऑन कश्मीरी पंडित्स posits that fundamentalist movements are inherently collective endeavors। देखिए, मदन साहब कहते हैं ये कलेक्टिव endeavors हैं, मींस एक या दो लोगों के चाहने से फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट नहीं होता और एंड भी नहीं होता। ये कलेक्टिव endeavors की कहानी है, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट है एक लीडर। कलेक्टिव तो है, भीड़ तो चाहिए, लेकिन एक लीडर के साथ। देखते हैं क्या? रादर देन इंडिविजुअल एक्ट। तो इंडिविजुअल तो नहीं इसको कर सकते। दीज मूवमेंट्स आर टिपिकली ड्रिवन बाई करिस्मेटिक लीडर्स। तो लीडर तो चाहिए ही चाहिए, मींस भीड़ चाहिए और लीडर चाहिए। अब इसको अप्लाई करते हैं। ईरान के केस में भीड़ थी प्लस आयतुल्लाह खुमैनी एक लीडर थे। सिख फंडामेंटलिज्म में भीड़ भी थी और जर्नैल सिंह भिंडरावाले भी थे, हु आर प्रीडोमिनेंटली मैन। अब मैंने जो भी नाम आपको बताए उसमें आपको कोई विमेन दिखी? तो टी.एन. मदन साहब का एक बढ़िया यूनिक ये एनालिसिस है। ये कहते हैं फंडामेंटलिज्म में जो लीडर होते हैं वो ज्यादातर कौन होते हैं? मैन ही होते हैं। ए नोटेबल एग्जांपल ही ऑफन साइट्स द सिख फंडामेंटलिस्ट अपसर्ज लेड बाई जनरल सिंह भिंडरावाले। तो इनकी भी बात ये कर रहे हैं। तो मदन साहब क्या बता रहे हैं? कलेक्टिव एंडीवर्स विद करिस्मेटिक लीडर्स, और वो लीडर्स ज्यादातर मैन ही होते हैं। और क्या नहीं होता? इंडिविजुअल एक्ट्स नहीं होते। डेविड्स हर्ट फंडामेंटलिज्म इज ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है? ये एक ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ है। देखिए जोकर क्या करता है? ड्रामा करता है, मींस वो जैसा होता है वैसा नहीं दिखाता है। जोकर जैसा होता है वैसा नहीं होता है, जबकि दूसरा उसका फेज होता है जब वो पब्लिक के सामने जाता है। ऐसे ही फंडामेंटलिस्ट लीडर एक ड्रामा करता है, वो लोगों को कुछ अलग कहानी बताता है। जैसे कुछ दिन पहले अमृतपाल सिंह जैसे एक लीडर बनना चाहे थे, फंडामेंटलिस्ट लीडर, तो उन्होंने पब्लिक लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी बातें की, सिख फंडामेंटलिज्म की बातें करते रहे, लेकिन कुछ दिन बाद इनकी प्राइवेट लाइफ की फोटो एंड वीडियो वायरल हो गई। तो इससे पता लगा
कि ये भाई साहब कुछ भी नहीं कर रहे थे, ये ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ में थे और कुछ लोगों को बस कहानी बता रहे थे। तो ये पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वैल्यूज हैं। अब ड्रामा का मीनिंग क्या है? अगर आप ड्रामा करने जाते हैं, मान लीजिए आप कोई मूवी में रोल कर रहे हैं, उसको भी ड्रामा कह सकते हैं, तो आपके पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए, रिहर्सल भी करना पड़ेगा, प्लस मिशन लेना पड़ेगा। तो ये देखिए, इसी वजह से ये होता है कलेक्टिव इंडीवर्स। तो ड्रामा हमेशा कलेक्टिव होता है, तो ये भी एक कलेक्टिव इंडीवर है। तो स्क्रिप्ट में आप क्या लिख सकते हैं? धर्म खतरे में है। रिहर्सल में आप क्या करेंगे? अटैक करेंगे दूसरे रिलीजियस ग्रुप को, थ्रेट दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, एक्सटॉर्शन मांगेंगे। ये सब एक्टिविटी आपकी रिहर्सल में आ जाती हैं। मिशन में आप कुछ एक मूवमेंट बनाएंगे, IAS तालिबान। तो ये सब है ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ एज पर डेविस हार्ट। जर्गन हेबरमास, 9/11 अटैक वाज अ काइंड ऑफ एक्सलेंट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ। तो ये कह रहे हैं 9/11 अटैक भी एक रिप्रेजेंटेशन था सेल्फ का। मींस ये भी एक स्क्रिप्ट, रिहर्सल और मिशन से भरा हुआ एक्टिविटी थी, विच टेरराइज्ड द होल वर्ल्ड। और इसका मोटिव क्या था? टेरर। इससे हुआ क्या? एक पावरफुल नेशन जो कि है USA, वो बन गया एक रिस्क सोसाइटी। अब इसको आगे समझते हैं क्या है ये। तो ये जो परफॉर्मेंस किया गया था, प्लेन को क्रैश किया गया था टावर्स में, ये ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। तो यहाँ पर ऑडियंस उन्होंने क्या मानी? जो भी टेररिस्ट थे उन्होंने ऑडियंस को क्या माना? उन्होंने ऑडियंस को माना ग्लोबल, ना कि बस अमेरिका की जनता। मीन्स वो इस एक्ट को ग्लोबली दिखाना चाहते थे, तो इसलिए ग्लोबल ऑडियंस उन्होंने मान के चला। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और इसमें सिंबोलिज्म कहाँ से यूज किया उन्होंने? देखिए, सिंबोलिज्म के बारे में बताऊंगा आपको। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इज सिंबल ऑफ अमेरिकाज पावर। और उन्होंने वो बिल्डिंग क्यों चूज करी? क्योंकि वो अमेरिका के पावर की सिंबल थी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बता रही थी अमेरिका की, एंड फ्यूचर प्रोग्रेस। इसलिए उस बिल्डिंग पर अटैक किया गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ड्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ ही हुआ ना। डिस्ट्रॉयड नॉट जस्ट बिल्डिंग। तो अगर बिल्डिंग पे मारना होता तो वो किसी भी ऊंची बिल्डिंग पर मार सकते थे, लेकिन उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ही चुना। बट नेशनल आइडेंटिटी सिंबल्स, तो उन्होंने अमेरिका की नेशनल आइडेंटिटी पर अटैक किया। एवरीवन बिकेम ग्लोबल विटनेस। और क्योंकि उन्होंने ग्लोबल ऑडियंस को समझ कर ही अटैक किया। ऐसा वो क्यों कर पाए? क्योंकि उन्हें पता था कि मीडिया भी अमेरिका में एग्जिस्ट करती है। जैसे ही प्लेन क्रैश करेगा, मीडिया पूरे विश्व को दिखाएगी और पूरा विश्व एक साथ लाइव उसको देखेगा। तो जैसे हम लोग ड्रामा में सब पहले से स्क्रिप्टेड होता है, वैसे यहाँ पर स्क्रिप्ट ये लिखी जा चुकी थी। लोकल इवेंट बिकम ग्लोबल विद द हेल्प ऑफ मीडिया, सीन बाई इंटायर वर्ल्ड साइमल्टेनियसली। सब ने देखा, एक साथ देखा। फर्स्ट ग्लोबल इवेंट, ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भी इवेंट, कोई भी अटैक, टेररिस्ट अटैक, पूरा विश्व एक साथ देख रहा है। क्योंकि अमेरिका में हुआ, अमेरिका के पास मीडिया की ताकत थी और मीडिया से पूरे विश्व ने देखा। पहले क्या था? लोकलाइज्ड टेररिस्ट अटैक हुआ करते थे, और वो भी बाउंड्री से, लैंड बाउंड्री से। पहली बार एयरबॉर्न अटैक किया किसी टेररिस्ट ने। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ था, जिससे एक रिस्क सोसाइटी बनानी थी किसे? अमेरिका को। तो ये इवेंट जो है वो मॉडर्न टेररिज्म को बताता है, जिसमें एनिमी इज इनविजिबल। अगर मॉडर्न टेररिज्म स्टार्टिंग बताएं तो आपको इस इवेंट से ही देखने को मिल जाएगी, जिसमें एनिमी नहीं दिख रहा था, अनसर्टेन है एनिमी और डिसेंट्रलाइज्ड है। तो आप इसको अप्लाई करिए साइबर अटैक के केस में। साइबर अटैक में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। तो आपने देखा कैसे टेररिस्ट ने फंडामेंटलिज्म को यूज किया अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को अचीव करने के लिए। एक कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव शेप्ड बाय मीडिया एंड लैंग्वेज, जैक्स डरीडा। देखिए, जैक्स डरीडा आप अगर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ेंगे तो पहली बात तो ये समझ में नहीं आते हैं किसी को। तो मैंने इनका एक यहाँ पर टेक्स्ट लगा रखा है, इसको जब आप पढ़ेंगे तब आपको जैक्स डरीडा के बारे में समझ में आ जाएगा। ये एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की कहानी क्या है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ये बोलते हैं कि अब स्ट्रक्चर पर भरोसा मत करिए। जैसे किसी इवेंट को, किसी भी सोशल इवेंट को आप देखते हैं तो आप या तो मार्क्सिस्ट चश्मे से देखते हैं, या फंक्शनिस्ट चश्मे से देखते हैं, या फेमिनिस्ट चश्मे से देखते हैं। मीन्स आपका कोई एक आइडियोलॉजी होती है, उसके आधार पर ही उस इवेंट को आप जज करते हैं। डरीडा साहब कहते हैं कि ऐसा मत करिए। स्ट्रक्चर में अगर आप किसी भी रियलिटी को रखेंगे तो आप उसको सही से जान नहीं पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे। आप स्ट्रक्चर से हटिए। इसलिए कहा गया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। मीन्स स्ट्रक्चरल
में रहेंगे तो बहुत सारी खामियां हैं उसमें। आप स्ट्रक्चर से हटिए और उसको नए तरीके से देखिए, किसी भी सोशल इवेंट को कुछ नए तरीके से देखिए। जैसे अगर किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है और आपने उसमें मार्क्सिस्ट एंगल ही लगाया तो आपको सीधा पता लग जाएगा इकोनॉमिक बेस है और हैव नॉट्स वाली कहानी होगी, डन, बहुत ईजी हो गया। लेकिन पोस्ट सक्सेस में ये क्या कह रहे हैं कि आप ये मत करिए, आप इसको नए तरीके से ढूंढिए तो आपको नई रियलिटी पता लगेगी। तो अब देखते हैं ये इसको कैसे देख रहे हैं, इस अटैक को डरीडा साहब कैसे देख रहे हैं। जब आपको इनका व्यू समझ में आ जाएगा तो आपको पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ये कह रहे हैं एक कंस्ट्रक्टेड नरेटिव शेप्ड बाय मीडिया एंड लैंग्वेज। तो आपको पता है डरीडा साहब लैंग्वेज पर भी बहुत फोकस करते हैं, लैंग्वेज एंड पावर दोनों पर। तो देखिए इनकी इस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको लैंग्वेज का समझ में आ जाएगा, कैसे इनकी सोशोलॉजी में आप लैंग्वेज को देख सकते हैं। ये करें ये नरेटिव बनाया गया जो भी वो मीडिया और लैंग्वेज की कहानी है। देखते हैं कैसे। इन दिस सेंस द इवेंट इज नॉट जस्ट व्हाट फिजिकली अकर्ड बट आल्सो द वे इट हैज बीन प्रेजेंटेड। तो देखिए अटैक तो उन्होंने किया ही था, वो तो सही बात है, लेकिन मीडिया ने उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया। जैसे सोवरेंटी खतरे में है यूएस की, या बहुत पावरफुल है एनिमी, ऐसे कुछ उन्होंने दिखाया और ये कहानी वर्ल्ड वाइड बताई गई। अगर मीडिया वहां पर ना होता, एज्यूम करिए मीडिया अगर वहां पर ना होता तो शायद ये अटैक आज उसकी रियलिटी कुछ अलग होती। तो इसी को कहा गया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। आप स्ट्रक्चर में मत सोचिए। मॉडर्न टेररिज्म इज डीटेरिटोरलाइज्ड, नेटवर्क बेस्ड एंड इंक्रीजिंगली लिंक्ड टू टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। अब देखिए मॉडर्न टेररिज्म जैसा वो देखा उन्होंने उसकी ये करेक्टरिस्टिक बताई। अगर आप इसको स्ट्रक्चर में सोचते तो शायद आप उसको ये सोच ही ना पाते। तो इसलिए पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म में आपको स्ट्रक्चर से हट के सोचना पड़ता है, मेकिंग इट हार्डर टू आइडेंटिफाई, लोकेट और कॉम्बैट। जैक्स दरिदा सजेस्ट दैट फ्यूचर फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, अब देखिए ये फ्यूचर पर भी बात करते हैं, मे बिकम इवन मोर इनविजिबल। तो ये इनविजिबल वायलेंस की भी बात कर रहे हैं और फ्यूचर के वायलेंस की भी बात कर रहे हैं। एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सच एज साइबर अटैक्स। तो देखिए साइबर अटैक्स को सोच पा रहे थे, दैट कैन डिसरप्ट इंटायर सोसाइटीज विदाउट फिजिकल डिस्ट्रक्शन। तो ये कह रहे हैं अभी तो फिजिकल डिस्ट्रक्शन दिखा भी है, लेकिन फ्यूचर में आपको ये डिस्ट्रक्शन भी नहीं दिखेगा और पूरी इकोनॉमी तबाह कर दी जाएगी। इस मेथड को कहा जाता है डीकंस्ट्रक्शन मेथड, जो यूज किया जाता है किसके द्वारा? जैक्स दरिदा के द्वारा। टेररिज्म इज एन ऑफशूट ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। तो अभी हम रिलीजियस फंडामेंटलिज्म पे थे, उस पर वापस आते हैं। तो हमें पता लगा टेररिज्म एक ऑफशूट है किसका? रिलीजियस फंडामेंटलिज्म का। अब ये टेक्स्ट आप पढ़िएगा और आप समझने का प्रयास करिएगा क्या होता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इनके इस टेक्स्ट से आपको समझ में आ जाएगा लैंग्वेज का क्या इन्फ्लुएंस होता है सोशोलॉजी में। ये बता रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ लैंग्वेज, डेफिनेशन ऑफ इवेंट। बोल रहे हैं इसको 9/11 अटैक कहा जाता है, 9/11 अटैक, क्योंकि ऐसे अटैक को कभी डिफाइन ही नहीं किया गया था। तो ये बताते हैं लिमिटेशन ऑफ लैंग्वेज, मींस आपकी लैंग्वेज किसी अटैक को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं, हम इस अटैक को सही से समझ ही नहीं पाए। ये इनविजिबल था, विदाउट फिजिकल डिस्ट्रक्शन। फ्यूचर फॉर्म्स के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर आपको समझने के लिए मैंने हिंदी में कुछ लिख दिया है, कुछ नए तरीके से सोचिए। देखिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में न्यू कुछ होगा, मींस ऑब्जेक्ट सेंटर बात होगी, सब्जेक्ट सेंटर्ड बात नहीं होगी। जैसे एक बुक है, अगर इसको मान लीजिए एक राइटर है वो उसको लिख रहा है, अगर वो ये सोच ले कि हर रीडर मेरी बुक को एक प्रकार से ही पढ़ेगा, उसका एक ही इंटरप्रिटेशन होगा, शायद ऐसा पॉसिबल ना हो। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो वो हो जाती है सब्जेक्ट सेंटर्ड बुक। अगर हर रीडर उस बुक के टेक्स्ट को अलग अलग तरीके से समझता है तो उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट सेंटर्ड रियलिटी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में दरिदा भी ऑब्जेक्ट सेंटर्ड रियलिटी की बात करते हैं। बोले हर इंडिविजुअल हर एक सोशल इवेंट को अपने तरीके से ही सोचता है, इसीलिए कुछ नया निकल पाता है। ये कहानी है, कुछ नए तरीके से सोचिए, ना कि वही घिसे पिटे तरीके से। अगर आप उसी घिसे पिटे तरीके से मींस स्ट्रक्चर से सोचेंगे जैसे पहले बने हुए हैं तो कुछ नया नहीं निकलेगा, आप वही पुरानी बातें रिपीट करते रहेंगे। तो घिसे पिटे तरीके क्या हैं? वही बने हुए स्ट्रक्चर, मार्क्सिज्म, फंक्शनलिज्म, पैट्रियार्की, ये सब। तो अब आप शायद समझ पाए होंगे कि क्या होता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। एक क्वेश्चन है, व्हाई इज फंडामेंटलिज्म बीइंग विटनेस्ड इन द कंटेम्प्रेरी मॉडर्न साइंटिफिक वर्ल्ड। अब देखिए साइंटिफिक वर्ल्ड है मींस साइंस का तो बोलबाला है, और इधर रिलीजन
रिवाइव कर रहा है, ये तो हमने चेक करी, पिछले लेक्चर में देख ही लिया, चेक कर लिया। अब रिलीजियस रिवाइवलिज्म के साथ उसकी कोर वैल्यूज पर लोग फोकस कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब तो यहाँ पे आप बात आ गई। ऐसा क्यों? देखिए, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म इन इंडिया इज ड्यू टू परसीव्ड नोशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ थ्रेट ऑफ हिंदू कल्चर ऑन मुस्लिम माइनॉरिटी। तो जहां पर मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाली बातें आएंगी, वहां पर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म राइज करेगा, चाहे आपकी सोसाइटी में कितनी भी साइंस हो। टी.एन. मदन सेज दैट रिलीजियस फंडामेंटलिज्म डिड नॉट एग्जिस्ट इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो ये कह रहे हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में फंडामेंटलिज्म नहीं था, एंड ओनली एग्जिस्ट इन मॉडर्न सोसाइटी। एंड एज पर हिम, अब देखिए ये बात समझ में भी आती है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में फंडामेंटलिज्म क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी कोर वैल्यूज पर तब इतना ज़्यादा रेट से अटैक नहीं हो रहा होगा ट्रेडिशनल सोसाइटी में, क्योंकि सोसाइटी लार्जली होमोजीनियस थी, मीन्स मैकेनिकल सॉलिडरिटी पर आधारित एक सोसाइटी थी, तो वहाँ पर चेंज बहुत तेज नहीं था, रेपिड सोशल चेंज नहीं था, और ओनली एग्जिस्ट इन मॉडर्न सोसाइटी। तो हमने फंडामेंटलिज्म को राइज होते हुए कब देखा? 1900s मान लीजिए। एंड एज पर हिम फंडामेंटलिज्म इमर्जेस रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन और मार्जिनलाइजेशन ऑफ रिलीजन। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन की कहानी है, उसके बाद ही फंडामेंटलिज्म इमर्ज हुआ। आपने सेकुलराइजेशन स्टार्ट कर दिया, मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट कर दिया, रिलीजन की कोर वैल्यू पर अटैक स्टार्ट कर दिया, इसलिए फंडामेंटलिज्म आया। मीन्स आप कितने भी साइंटिफिक हो जाइए, अगर उसकी कोर वैल्यूज पर अटैक करेंगे मॉडर्निटी के नाम पर, तो फंडामेंटलिज्म इमर्ज होगा। इस अब देखिए, रिएक्शन अगेंस्ट मॉडर्नाइजेशन और मार्जिनलाइजेशन ऑफ रिलीजन। देखिए, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है, तो रिलीजन के साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी तो करेगा। तो रिलीजन को या तो मॉडर्न बनाने की कहानी है कि रिलीजन को चलिए मॉडर्न बना देते हैं, चेंज कर देते हैं, या रिलीजन को छोड़ने की कहानी है कि इसको मार्जिन पर छोड़ देते हैं, इस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। तो अगर आप दोनों काम करेंगे, रिलीजन को मॉडर्न बनाने के चक्कर में उसकी कोर वैल्यूज को टच कर देंगे, तब भी फंडामेंटलिज्म राइज करेगा। अगर उसको मार्जिनलाइज छोड़ देंगे, तब भी फंडामेंटलिज्म राइज करेगा। सो सेकुलराइजेशन कंट्रीब्यूट्स टू इंक्रीजिंग फंडामेंटलिज्म। तो मैंने आपको बताया मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन अगर ये होंगे तो रिलीजन की कोर वैल्यूज टच की जाएंगी, इसलिए फंडामेंटलिज्म तो राइज करेगा, चाहे सोसाइटी कितनी भी साइंटिफिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ही ऑल्सो पॉइंट्स आउट टू द रोल ऑफ करिस्मेटिक लीडर्स। आपकी सोसाइटी कितनी भी साइंटिफिक हो, ये चीज़ें हैं ही हैं, रिलीजियस वैल्यूज पर अटैक हो ही रहा है, प्लस कोई लीडर तो आ ही जाता है, मीन्स लीडर का होना इंपॉर्टेंट है इन राइजिंग फंडामेंटलिज्म। तो ये बातें कौन कर रहा है? मदन साहब। एज पर एंसन सूपे, फंडामेंटलिज्म इज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। तो जो बात मदन साहब कह रहे हैं लगभग वही है, बस ये यहाँ पर लीडर्स के बारे में और बात कर रहे हैं, करिस्मेटिक लीडर्स। रिलीजन बिकमिंग डाइल्यूटेड इन मॉडर्न वर्ल्ड। तो डाइल्यूटेड मतलब आपने उसकी पेरिफेरल वैल्यूज को अटैक किया है। पीपल रिएक्ट टू परसीव्ड थ्रेट टू देयर रिलीजन। और जब आप अटैक करते हुए उसकी कोर वैल्यूज की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो फिर लोग अटैक करते हैं। तो डिफेंसिव ऑफेंस की कहानी है। और देखिए कुछ फैक्टर्स। एंथनी गिडेंस, इन लेट मॉडर्निटी दैट इज एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के एरा को लेट मॉडर्निटी कहते हैं एंथनी गिडेंस। देयर इज हाई लेवल ऑफ रिस्क। तो ये कह रहे हैं रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, एंड ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी पीपल नीड एन एंकर, and religion comes at handy as anchor as we need a sense of belongingness to a particular community। किसी ना किसी से तो जुड़ना ही है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, रिस्क सोसाइटी है। ही टर्म द पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन एज लेट मॉडर्निटी। तो ये लेट मॉडर्निटी कह रहे हैं। तो 1990s के जो टाइम पीरियड है, इसको ये लेट मॉडर्निटी कह रहे हैं। कौन? एंथनी गिडेंस, जिन्होंने दी थी कौन सी थ्योरी? स्ट्रक्चरेशन थ्योरी और डबल हार्मेनेटिक्स। Steve Bruce suggests that modernization per se does not lead to fundamentalism as there are other factors as well। तो ये करें अकेले मॉडर्नाइजेशन की वजह से फंडामेंटलिज्म शायद ना आए। मॉडर्नाइजेशन के साथ और भी चीजें चाहिए, अदर फैक्टर्स भी चाहिए, जिस वजह से राइज ऑफ फंडामेंटलिज्म देखने को मिलता है। ऐसा रिएक्शन टू सेकुलराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो ये तीनों प्रोसेस साथ में चलती हैं। कॉमन एक्सटर्नल एनेमी, तो एक एनेमी भी आपको दिखना चाहिए। थ्रेट परसेप्शन और प्रेजेंस ऑफ कॉमन एनिमी। कॉमन एनिमी क्या करेगा? वही आपकी रिलीजियस वैल्यू चेंज करने की कोशिश कर रहा होगा। टर्न्स द कोहेसिव फीलिंग, उसके खिलाफ आप एकजुट हो जाते हैं। तो रिलीजियस अगर मेजॉरिटी एक तरफ है और रिलीजियस माइनॉरिटी एक तरफ है,
और कन्फ्लिक्ट अगर दोनों सोसाइटी में चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम रिलीजियस स्क्रिप्चर, तो आप समझ जाइए कि उस सोसाइटी में फंडामेंटलिस्ट आइडियाज डेवलप कर जाएंगे इनटू टेंजिबल एक्शन ऑन द ग्राउंड। एग्जाम्पल, ज्यूज इन इजराइल ग्रू इनसिक्योर आफ्टर द हॉलोकास्ट इवेंट। तो ज्यूज के साथ जब हॉलोकास्ट हुआ तो वो इनसिक्योर हो गए। यूएस इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, मुस्लिम ज्यूज फंडामेंटलिज्म। तो मीन्स एक कॉमन एक्सटर्नल एनिमी जब दिखता है तो आपके लोग आपके साथ आने लगते हैं और फंडामेंटलिस्ट आइडिया पर भरोसा करने लगते हैं। और क्या, पोटेंशियल रिक्रूट्स भी होने चाहिए, दैट इज डिसएडवांटेज लोग होने चाहिए। पोटेंशियल रिक्रूट हो कौन कर सकते हैं? इनके पास खाने को ना हो, पहनने को ना हो, अनएम्प्लॉयड हो, ऐसे लोग, डिसएडवांटेज, पुअर, अनएम्प्लॉयड एटसेट्रा। हमास फाउंड रेडी रिक्रूट्स इन फॉर्म ऑफ डिप्राइव्ड पुअर ऑफ इजरायली एट्रोसिटीज। तो देखिए, अगर हमास में फंडामेंटलिस्ट लोग हैं या फंडामेंटलिज्म है उनकी थ्योरी में, उनकी फिलॉसफी में, तो समझिए उन्होंने कॉमन एक्सटर्नल एनिमी भी ढूंढ लिया और कुछ पोटेंशियल रिक्रूट्स भी ढूंढ लिए थे। वाइडर पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर फंडामेंटलिस्ट, प्लस आपको थोड़ी सी पावर में सपोर्ट भी मिले, मीन्स थोड़ी पावर पोजिशनिंग भी मिले। एज पर सम स्कॉलर्स, कांग्रेस इज सॉफ्ट ऑन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट। तो कांग्रेस अगर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट पर सॉफ्ट रहेगी तभी इस्लामिक फंडामेंटलिज्म हो पाएगा, नहीं तो स्टेट की पावर के आगे किसी की भी पावर नहीं चलती है। बुद्धिस्ट फंडामेंटलिस्ट गॉट पॉलिटिकल बैकिंग ऑफ मिलिट्री इन म्यांमार। तो जनता गवर्नमेंट की इसको पॉलिटिकल बैकिंग मिल गई थी। बुद्धिस्ट फंडामेंटलिज्म इन म्यांमार में इनको कॉमन एक्सटर्नल एनिमी कौन मिला? इनको कॉमन एक्सटर्नल एनिमी मिला रोहिंग्या मुस्लिम्स। तो मीन्स दोनों ग्रुप होने चाहिए तभी फंडामेंटलिज्म ग्रो करेगा, अदर देन सेकुलराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन जैसे स्ट्रक्चरल प्रोसेसेस। रिलीजन्स विद सिंगल सेक्रेड टेक्स्ट आर मोर ससेप्टेबल टू रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एज कंपेयर टू मल्टी बुक रिलीजन्स बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल कोहेजन एंड इजी मोबिलाइजेशन। देखिए, अगर एक टेक्स्ट ही है और मॉडर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन ये सब चीज़ें चली रही हैं और आपके रिलीजन में सिंगल टेक्स्ट है, प्लस कॉमन एनिमी भी आपने ढूंढ लिया, प्लस थोड़ा बहुत पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल गया, पोटेंशियल रिक्रूट भी मिल गए, तो फिर आपके रिलीजन में जल्दी फंडामेंटलिस्ट वैल्यूज डेवलप हो जाएंगी विजा भी एज मल्टीपल बुक्स मीन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्क्रिप्चर्स, इसेंस, व्यूज। अब देखिए, अगर एक ही टेक्स्ट है तो आप लोगों को जल्दी से मोबिलाइज कर लेंगे, आइडियोलॉजिकल कोहेजन हो जाएगा। अगर बहुत सारी बुक्स हैं तो आप समझ जाइए कि मल्टी रिलीजियस सोसाइटी टाइप की सोसाइटी पहले ही से एग्जिस्ट कर रही है आपके रिलीजन में, या रिलीजियस प्लूरलिज्म का थॉट आपकी सोसाइटी में पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर फंडामेंटलिस्ट थॉट का डेवलप होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और देखिए क्या बता रहे हैं, द बिलीफ सिस्टम आर कंट्रोल्ड विद इन आर रिलीजन। कंट्रोल्ड, रोमन कैथोलिसिज्म हैज नॉट गिवन राइज टू फंडामेंटलिज्म बिकॉज ऑफ सेंट्रलाइज अथॉरिटी, मीन्स कितनी पावर से कोई कंट्रोल कर रहा है, एंड अनएम्बिगुअस इंटरप्रिटेशन। तो अगर अथॉरिटी है तो फिर वो अनएम्बिगुअस इंटरप्रिटेशन होने नहीं देगी, मीन्स हमेशा इंटरप्रेट सही तरीके से करेगी ऑफ टेक्स्ट एज कंपेयर टू इस्लाम एंड हिंदुइज्म। यहाँ पर एक सेंट्रल अथॉरिटी कभी रही नहीं इस्लाम और हिंदुइज्म में, इसलिए यहाँ पर फंडामेंटलिज्म के ग्रो होने के चांस ज़्यादा हैं। वेयर नॉलेज इज डेमोक्रेटिकली अवेलेबल, अब क्योंकि नॉलेज सबके पास अवेलेबल है और कोई कंट्रोल करने के लिए है नहीं, इसलिए रिलीजियस फंडामेंटलिज्म देखने को मिल जाता है यहाँ पर, इन दोनों में ज़्यादा दिखता है इन comparison to Roman Catholicism. One point of view is that sense of injustice of being deprived of the same lifestyle as people in other parts of the globe. Relative deprivation की अगर भावना भी है तब भी आप रिलीजियस फंडामेंटलिज्म उस एरिया में देख सकते हैं, जैसे बॉम्बिंग्स बाई अमेरिकन इन मुस्लिम कंट्रीज। तो अमेरिका कहीं भी बॉम्बिंग कर देता है, आपने देखा भी है। तो उस बॉम्बिंग के कारण होता क्या है, वहाँ पर जो भी पोटेंशियल रिक्रूट्स हैं या डिप्राइव्ड लोग हैं, सोशली डिप्राइव्ड लोग हैं, उनमें रिलेटिव डेप्रीवेशन की भावना भी आ जाती है और फिर उन्हें सेंस ऑफ इनजस्टिस भी लगता है, सेंस ऑफ इनजस्टिस, और इसलिए फिर वो एक रिलीजियस आइडियोलॉजी के आधार पर यूनाइट हो जाते हैं। तो आपने देखा ऐसा कहाँ देखने को मिला, बॉम्बिंग्स बाय अमेरिकन इन मुस्लिम कंट्रीज। केमिकल वेपन्स इन इराक, ऐसी एक खबर चलाई गई, किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा बॉम्बिंग की गई, फिर उसके बाद वहाँ के प्रेसिडेंट को या सद्दाम हुसैन को इन्होंने फांसी दे दी, और इस वजह से सोसाइटी में बहुत इनस्टेबिलिटी रही
और इसके बाद वहाँ पर ISIS मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इन मैनी इंस्टांसेस इट वाज लिंक टू रिएक्शन टू कॉलोनिस्ट एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एज वेल। देखिए, कोई कॉलोनियल पावर है, उसके खिलाफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म डेवलप हो जाता है, या फिर नेशनलिज्म की भावना अगर है वहाँ पर भी रिलीजियस फंडामेंटलिज्म डेवलप हो जाता है। ये रिएक्शन टू कॉलोनिस्ट आपको कहाँ दिखेगा? 1979 में आपने ईरानियन रिवॉल्यूशन में देखा। ईरानियन रिवॉल्यूशन में अगेंस्ट अमेरिका थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ और ईरानियन सोसाइटी एक फंडामेंटलिस्ट सोसाइटी बनी। ईरानियन रिवॉल्यूशन इन 1979 अगेंस्ट शाह पहलवी एंड यूएस इंटरफेरेंस। तो यूएस इंटरफेरेंस की वजह से वहाँ पर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म डेवलप हो पाया बाई कॉमन मासेस। तो ये देखिए फिर कॉमन मासेस, तो मीन्स एक सोशल एक्ट है ये, यहाँ पर लोग चाहिए, कोई इंडिविजुअल नहीं इसको अचीव कर सकता। गैब्रियल आलमंड, इमैनुअल सेवन, तो ये लोग आर्ग्यू दैट फंडामेंटलिज्म कैन बी अंडरस्टूड एट 3 लेवल। ये इसको 3 लेवल पर देखते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल कॉजेस देखते हैं, दूसरा चांस सिचुएशन देखते हैं, तीसरा ह्यूमन चॉइस एंड लीडरशिप देखते हैं। ये 3 कॉजेस क्या हैं? स्ट्रक्चरल कॉजेस ऑफ फंडामेंटलिज्म स्ट्रक्चर में ही है, सोशल स्ट्रक्चर की वजह से, जैसे सेकुलराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, डिफरेंशिएशन जैसी सोशल प्रोसेसेस चल रही हैं, इस वजह से फंडामेंटलिज्म राइज हो जाता है। सेकुलर एजुकेशन हो गई, कम्युनिकेशन डेवलप हो गया, तो इजी मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो गया, और लोग यूनाइट हो जाते हैं अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी। तो इजी मोबिलाइजेशन थ्रू इंटरनेट। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रिसेशन है, डिप्रेशन है, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, स्ट्राइक है, फेमाइन है, तो इनकी वजह से क्या होता है? रिलेटिव डेप्रीवेशन की भावना भी आती है, प्लस पोटेंशियल रिक्रूट भी मिलते हैं, कॉमन एनिमी होता ही है। तो जो भी फैक्टर्स पड़े आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। वेस्टर्न इंपेरियलिज्म, homogenizing tendencies. Example, 1979 Iranian revolution against Iranian Shah Pahlavi, USA supported military ruler। या आप homogenizing tendency रखें, फिर भी आपको रिलीजियस फंडामेंटलिज्म राइज होते हुए दिखेगा। अब देखते हैं चांस सिचुएशंस। तो स्ट्रक्चरल कॉजेस तो हमने पढ़ लिए, अब देखते हैं चांस सिचुएशन। ये हैं प्लस ये भी होना चाहिए। चांस इवेंट्स लाइक इलनेस ऑफ ईरानियन शाह। अब देखिए, ईरानियन रिवॉल्यूशन के केस में स्ट्रक्चरल कॉजेस तो थे। स्ट्रक्चरल कॉजेस में क्या, आपने होमोजेनाइजिंग टेंडेंसीज वहाँ पर अप्लाई की, उनके कल्चर को सबड्यू किया। साथ में जो ईरानियन शाह था, रजा शाह पहलवी, वो टर्मिनल कैंसर से सफ़र कर रहा था, इस वजह से भी वहाँ पर यूएस सपोर्ट नहीं कर पाया दादैन रेजिम को, क्योंकि खुद ही जो रूलर था वो प्रॉब्लम में था। तो ऐसी चांस सिचुएशन बन जाती हैं, इस वजह से भी फंडामेंटलिज्म राइज कर जाता है। ह्यूमन चॉइस एंड लीडरशिप, लीडर्स आर स्टिल नीडेड टू परस्यूएड पीपल। अब ये तो मान लिए एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, इंट्रिंसिक फैक्टर भी चाहिए। चांस सिचुएशन बन गई, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी हो गए, लेकिन क्या, ह्यूमन चॉइस एंड लीडरशिप, लीडर भी चाहिए, आर स्टिल नीडेड टू परस्यूएड पीपल। वो ऐसा लीडर चाहिए जो लोगों को मना सके टू फॉलो फंडामेंटलिस्ट पाथ, तो लोगों को मना पाए इसको फॉलो करने के लिए। तो कैसे लीडर चाहिए? करिस्मेटिक इंडिविजुअल्स लाइक आयतुल्लाह खोमेनी, जो देखने को मिले 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन में। तो अगर इसका कंक्लूजन देखें तो ये रहा, वेन एवर देर आर ड्रास्टिक चेंजेस इन सोसाइटी एंड चेंज ऑफ पेस which disturbs community life, very often there is loss of identity and rootlessness। जो बात कौन कर रहा है? गिडन साहब। Among people in such a situation, people clutch any support for solace। तो लोग कहीं से भी मदद लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। फंडामेंटलिज्म प्रॉमिस सर्टिट्यूड, तो ये सर्टेनिटी की बात कहती है, और कैसी सर्टेनिटी? ग्लोरियस पास्ट की, ग्लोरियस पास्ट की तरफ आपको ले जाएंगे। बताया जाता है आपका इतिहास बहुत पुराना है, बहुत अच्छा है, तब धर्म के आधार पर चलते थे, ऐसा होता था। तो रेस्टिट्यूशन मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ glorious past of an earlier better age। For people the psychological appeal of this is difficult to resist। और जो कॉमन मास है वो इन लुभावने बातों से हट नहीं पाता और इनके चक्कर में, ट्रैप में पड़ जाता है। तो ये कहानी रही रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की। नेक्स्ट लेक्चर में रिलीजन एंड साइंस हम लोग बाद में करेंगे, हम फंडामेंटलिज्म एंड कम्युनलिज्म विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी भी रीड करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक आपको पेपर 2 में भी देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही सेम टॉपिक आपको पेपर 2 के रिस्पेक्ट से पढ़ाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।